हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th में MCQ प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट्स 1 4 9 16 25 विद इन कर्ली ब्रैकेट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में है तो इसको आपको करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं, एक्चुअल में क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 4 4 2 का स्क्वायर है एंड 3 का स्क्वायर है 4 16। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे जो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है ये वेरीफाई करा। जैसे पहला क्या है कि एक्स इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो भाई 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये कंडीशन तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एक्स इज अ सेट ऑफ होल, तो होल नंबर्स में भी तो नंबर्स होल नंबर्स तो सारे के सारे हैं ही, बट और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेक्स्ट क्या है, एक्स दैट एक्स इज अ सेट ऑफ स्क्वायर। तो सेट ऑफ स्क्वायर मतलब जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो स्क्वायर, जो भी स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो जो अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 लिखा हुआ है, 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है, एंड 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, एंड 4 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का स्क्वायर। तो ऐसे कर कर करके यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं। राइट, क्लियर है कि नहीं है सर? नो, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ए एंड बी टू सेट्स हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस बी, मतलब ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है। राइट, तो इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ए माइनस बी को सबसे पहले क्या लिखोगे, ए माइनस बी को लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। राइट, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, डी मॉर्गन लॉ। तो ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, ए डैश और इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का डबल कॉम्प्लीमेंट होगा। जब बी का डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे बी के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लगाते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। राइट, इज इट क्लियर, यस और नो? अब ए इंटरसेक्शन ए डैश की अगर बात करो तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या है कि अगर आपका पास ए सेट ये है और उसका ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश मतलब बाहर वाला पार्ट आ जाएगा तो उसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, फाई रहेगा, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन पार्ट आएगा उसको फाई के साथ क्या क्या लेना है, यूनियन लेना है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा कौन सा पार्ट आएगा, ए ये है और बी ये है, सॉरी ए, आप ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी हमारा ये है और फिर उसके साथ लेना है यूनियन। तो यूनियन को फाई के साथ, फाई हमारा नल सेट है। तो जब नल सेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा सेट हो सकता है बोलो, फाई क्या पॉसिबल है, क्या इसका आंसर फाई पॉसिबल है, यस आर नो? क्योंकि फाई के साथ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से देखें, क्योंकि यहाँ से तो चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ भाई ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा ए है सेट और ये हमारा क्या है, ये सेट हमारा बी है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ए माइनस बी हमारा ये आएगा, ए माइनस बी हमारा क्या आएगा, ये आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा आउटर वाला पार्ट आ जाएगा, समझिएगा बात को, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट ये पार्ट आ जाएगा। अब इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है इसकी मैं बात करूँ, ये ब्लैक पार्ट हमारा हो गया, ये ब्लैक पार्ट वाला कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर ए के साथ कॉमन लेना, ए हमारा ये है, देखो ब्लैक ए ये है कॉम्प्लीमेंट। अब ए हमारा ये है, ये तो आ ही गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा इसके साथ कॉमन कितना पोर्शन आ रहा है, तो ये कॉमन पार्ट ही आ रहा है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगा। तो जो कि ऐसा कि कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर यहाँ पे ये एक्चुअल में डैश लगा हुआ है तो ठीक है, ये एक्चुअल में अगर डैश यहाँ पे जो ये डैश यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके भी यहाँ पे हाँ, अगर मैं लोग अगर डैश यहाँ पे नहीं लगा होता है तो हम लोग क्या अप्रोच कर सकते हैं कि हो सकता है कि भाई ए माइनस बी ही लिखा हो, तो ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। अब डिमॉर्गन लॉ से ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए के इक्वल आएगा, या फिर आप इसको अगर आप वेन डायग्राम से अगर करना चाहें ज़्यादा बेटर रहेगा। हमको लगता है कि अगर वेन डायग्राम से अगर आप करना चाह रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये आपका ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है। और ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी ही अगर मानते हैं कि चलो ए माइनस बी है ये, ठीक है, फिर आपको ए माइनस बी आ गए, ए के साथ कॉमन अगर लेंगे तो ए के साथ कॉमन मतलब आपका क्या आ जाएगा, ए सेट हमारा पूरा का पूरा ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये ए माइनस बी और ए के साथ कॉमन ए माइनस बी ही आएगा। तो कुल मिलाकर के फिर हमारा जो है ए माइनस बी के इक्वल आएगा। सपोज दैट कब ये सिचुएशन कब होती है, जब अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा होगा, तो समझ गए नहीं, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी लिखा होगा तो उस सिचुएशन में हमारा फिर ए माइनस बी के ही इक्वल आएगा। बाकी अदरवाइज अगर कुछ ऐसा है तो फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये सारा? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये रूट में है तो रूट में अगर डिनोमिनेटर में है तो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो हो नहीं सकता। अब ये जीरो तो नहीं होगा, ठीक, ये तो मेरी कोई बात समझ में आ गई, जीरो भाई नहीं होगा। अब जीरो नहीं होगा, ठीक है भाई, जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सिक्स वन जा सिक्स, माइनस का सिक्स एक्स प्लस का एक्स माइनस का सिक्स। ओके, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का सिक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे, x माइनस का सिक्स ग्रेटर देन जीरो, तो x माइनस सिक्स आपका वन ब्रैकेट में आएगा, x प्लस वन अदर ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो वेविकर मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन करेंगे। एक मेरा सिक्स आ जाएगा, दूसरा मेरा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये पॉजिटिव इंटरवल की बात करें तो पॉजिटिव इंटरवल में हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एंड यूनियन सिक्स टू इन्फिनिटी। तो डोमेन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन या सिक्स टू इन्फिनिटी। सिक्स पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिक्स पे ओपन है, राइट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि देखो माइनस वन इंक्लूड नहीं है, ये मतलब ये भी कह सकते हो कि अगर यहाँ ऐसा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो ये तो मेरा होगा नहीं रियल नंबर्स, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें ध्यान रखिए कर्ली ब्रैकेट में ओनली टू वैल्यूज़ है, इसका मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में टू वैल्यूज़ हैं, जबकि पूरा का पूरा इंटरवल माइनस हो रहा है। तो मतलब आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माइनस वन से लेकर सिक्स तक क्लोज इंटरवल में ऑल वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो आपका आ जाएगा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को? चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। ए इक्वल टू वन टू फोर, बी इक्वल टू टू फोर सिक्स है, ये एक सेट ए है मेरे पास और एक सेट बी है, ठीक है, और एक सेट सी है। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, वन नहीं है और हाँ वन नहीं है, तो ए माइनस बी हमारा आ जाएगा ओनली वन, ठीक है। एंड बी माइनस सी, बी के ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास सी में नहीं है, टू फोर फाइव, टू फोर फाइव, तो टू भी है फाइव भी है, तो मतलब बी माइनस का सी हमारा आ जाएगा दैट इज़ फोर। अब ये आ गया, हमको इसका क्रॉस करना है तो ए माइनस का बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस का सी, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, तो दैट इज़ वन कामा फोर, वन कामा क्या जाएगा फोर। तो यहाँ पे सी वन कामा फोर आएगा बट विद इन कर्ली ब्रैकेट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पे वन कामा फोर कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो दिस इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है कि नहीं? ऐसा नो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमने आंसर भी निकाल लिया और गलत टिक कर दिया। तो गलत क्यों टिक करोगे भाई, अगर आपको चीज़ें सही से क्लियर है तो आपको सही से ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एफ एक्स गिवन है और हमको क्या करना है, एफ ऑफ ए अपान एफ ऑफ ए प्लस वन, बस इसकी वैल्यू को निकालना है। तो अब एफ ऑफ ए मतलब भाई यहाँ पे एफ एक्स है तो ध्यान समझिएगा, एफ ऑफ ए मीन्स व्हाट, ए अपान ए माइनस का वन, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ए अपान ए माइनस का वन, और ये क्या होगा ए प्लस वन अपान ए प्लस वन माइनस वन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होने वाला है, ये वन से वन तो सर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए अपान ए माइनस वन, और ये जंप करके ए ऊपर जाएगा, अपान में आएगा ए प्लस वन। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वन। तो एफ ऑफ ए अगर आपका देखा जाए, इसको ध्यान से अच्छे से दिमाग में उतारिए, ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो अगर आप एफ ऑफ ए रखोगे तो ए अपान ए माइनस वन आ जाएगा, ए स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, तो इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो?
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साइन माइनस का 11 अपॉन दिस निकालना है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। बस रेडियन में वैल्यू दे रखी, दिस इज इक्वल टू √3/m। अब 11 पाई अपॉन 13 को लिखना क्या है, इसको देखना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा कर लो 4 पाई माइनस का π/3, 4 पाई माइनस का π/3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन 4 पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू √3/m। साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, 2 पाई 4 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस माइनस मतलब 2 पाई पे नो चेंज, ठीक है, 2 पाई पे नो चेंज। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा साइन का क्या होता है बेटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू दैट इज माइनस का साइन थीटा, ओके। तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा साइन π/3, साइन π/3 √3/m। तो साइन π/3 मीन्स 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू √3/m। √3 से √3 कैंसिल, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ये क्लियर, यस और नो, कन्फर्म है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्या, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8x प्लस का i, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस का 8i। तो x एंड y रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट। तो 8x इज इक्वल टू 3, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 3/8 आ गया, ठीक है। एंड 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 8, देन x के प्लेस पे आप यहाँ पे 3/8 पुटअप करेंगे, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 4 जा, तो 3/4 प्लस का 8, तो 8 4 जा कितना आएगा, 32, 3 प्लस का 32 अपान में 4, तो ये आपका आएगा 35/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3/8, y की वैल्यू 35/8, x की वैल्यू 3/8, y की वैल्यू 35/8, तो ये आ जाएगा। मतलब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट and coefficient of I is equal to coefficient of I. What is the coefficient of I in RHS? That is माइनस का 8, माइनस का 8। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइन, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस का m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो m की वैल्यू है, लाइन अगर ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a अपान b आ जाएगा, माइनस a अपान b आ जाएगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अपान -1, मतलब ये आपका जाएगा 2, और m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंड माइनस का 3 अपान 1, ओके। तो m1 आपका 2 हो गया और ये आपका माइनस का 3 हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आया, 2, m1 2 है, माइनस मतलब प्लस का 3 आ गया, अपान 1 माइनस m1 इंटू m2, तो 2 इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 आ गया, ओके। तो 3 प्लस का 2 5, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यहाँ पे कुछ अगेन चेक कर लीजिए, माइनस का a अपान बी, तो -2 मतलब यहाँ पे आपका जाएगा ये 2 आ जाएगा स्लोप, और m2 क्या आ जाएगा, माइनस का a अपान बी, तो ये आपका जाएगा -3 अपान 1, ठीक है। इसका स्लोप आ जाएगा माइनस का 3 और इसका स्लोप आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो जब यहाँ फार्मूला अप्लाई करोगे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, तो 2 प्लस का 3 आ जाएगा, अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2 में आ जाएगा, तो 2 3 या 6, माइनस का 6 प्लस का 1, ये 5 आ जाएगा नेगेटिव का, बट मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, तो ये 1 आ गया। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan 1 है, 1 मतलब 45 डिग्री, तो थीटा क्या आएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के ऑप्शन में यस, एक्यूट एंगल के फॉर्म में दे रखा है, 45 भी हो सकता है, और 180 माइनस का 45 इज इक्वल टू दैट इज 135, ये भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी वैलिड होता, ठीक है। राइट, क्लियर है कि नहीं, ऐसा नो, कन्फर्म, मेरी बात समझ में आ गई नहीं है। फार्मूला सही से अप्लाई करना है, फार्मूला सही से अप्लाई करने के बाद डेटा को भी सही से पुटअप करना है,
उसके बाद फिर आंसर तो आना ही आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन 7x प्लस का दिस, इस पे कोई एक पॉइंट है 7x प्लस का 56y इज इक्वल टू 0 अपॉन दिस एंड दिस, मतलब अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट है, हमने कहा चलो ठीक कोई पॉइंट है, मान लो 7x इज इक्वल टू 56y है माइनस का 7 8 जा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 58y, मतलब अगर x की वैल्यू 8y है, y है, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। x की वैल्यू भाई अगर जैसे हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म लिखते हैं x कामा वाई लाइज ऑन दिस लाइन, तो अगर x कामा वाई लाइज ऑन दिस लाइन की बात अगर करूँ तो x और y इसको होल्ड करना चाहिए, तो x की वैल्यू -8 टाइम्स y आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू -8y आ गई, और y तो y हमारा है ही, y तो हमारा है ही, ये पॉइंट इस लाइन पे है। ये बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट पे हमने एक जनरल ले लिया कि भाई ये पॉइंट इस पे है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर सपोज दैट यहाँ पे कुछ और मान लीजिए, हमने कहा भाई और क्या मान सकते हो, भाई ये x इज इक्वल टू -8y हो गया, हमने कहा भाई ठीक है, हमने y की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, तो यहाँ पे ये आपका -8 किया जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट इस लाइन पे आ गया अपॉन दिस, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ इस पे निकालना है और इस पे निकालना है, तो क्या रिलेशन आता है, तो हमने कहा सर परपेंडिकुलर लेंथ कहना क्या चाहते हैं, अब हमने कहा भाई किसी पॉइंट से लाइन पे जो डिस्टेंस का फार्मूला यही तो होता है, हमने कहा सही, बिल्कुल बात सही है, ये फार्मूला होता है। अब ये जब फार्मूला होता है तो यहाँ पे -8 मतलब 3 इंटू -8 के एंड 4 इंटू के अपॉन में डिवाइड किससे करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 8 3 कितना आएगा 24 के एंड 4 के, तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 20 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा माइनस का 20 मतलब 20 आ जाएगा, 20 के अपॉन में √5 का रूट क्या है 5 आ जाएगा, तो 5 4 जा दिस, मतलब 4 के इक्वल आ रहा है। मतलब हमने अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस निकाला तो 4 के आ रहा है, तो हमने कहा भाई ये तो आ रहा है 4 के, तो दूसरा क्या है, दूसरा आप तो यहाँ पे हमने कहा ये दे रखा है, इस पर निकाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे D2 कितना आएगा 5 इंटू माइनस का 8 के एंड माइनस का 12 इंटू दैट इज के अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 144, ये आ जाएगा। अब ये तो आ गया, ठीक है, ये 144 और 25 169 है, 169 का रूट आएगा 13, न्यूमरेटर में चेक करता हूँ 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, ये 40 आ जाएगा, और माइनस का 12 40 माइनस का 40 और 12 ऐड कर दो कितना आएगा 52 आ जाएगा, तो मतलब ये आपका आ जाएगा, देखा जाए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 52 आ गया के अपान में 13 आ गया, तो 13 4 जा दिस, तो कुल मिलाकर के ये भी 4 के आ रहा है, ये भी 4 के आ रहा है और ये भी 4 के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फार्मूले में डेटा पुटअप करना है और दोनों एक्चुअल में डिस्टेंस है, पॉजिटिव होगा तो 4 के दोनों आ गया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस P एंड Q, तो ये आपका एक P था एक Q था, है ना, एक P था एक Q था, मतलब ये वाला P था और ये वाला हमारा Q था, तो P और Q क्या आ रहे हैं, बोथ आर इक्वल आ रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। डिस्टेंस फार्मूले का यूज है, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, उसके बिहार पे चीज़ें हैं तो उसके बिहार पे आप योग कर सकते हैं, ठीक है। शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार सिलेक्शन आना है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन है और ये लाइन हमारी y इक्वल टू mx प्लस का सी है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर 0, 0 से, तो अब मीट एट द पॉइंट -1, 1, 2 पे मीट करें तो इसका स्लोप क्या आएगा 2 माइनस का 0 अपान में -1 -0, इसका स्लोप ये आ गया, और इस लाइन का स्लोप क्या है इंटू एम, ये क्या आ जाएगा -1, तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा 2 अपान में -1 इंटू एम इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, एम की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2x प्लस का सी आ गया, ठीक है। बट -1 का हमारा 2 भी अप्लाई करा है तो y की वैल्यू 2 हो गई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 हो गई प्लस का सी, तो सी इज इक्वल टू 4 आ गई, तो सी इज इक्वल टू 4 एम इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली एम प्लस सी करना है तो 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2 1 जा 2 माइनस का 2 है प्लस का 4, ये 4 आ जाएगा,
एम प्लस सी निकालना है। एम की वैल्यू क्या जा रही है, एम की वैल्यू आ जा रही है -1, 2 पे मीट कर रहा है, तो 6 आना चाहिए। तो 6 ऑप्शन में यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ये देखो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। ये x की वैल्यू 1 है, कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत करना, ये x की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे क्या करना है, एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज इक्वल टू 2 आ गए। तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू तो x हमारा -1 है, y2 है, ठीक थे। और m की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे कुछ 0, 0 से -1, 2, y2 -y1 अपान x2 x1 दिस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो m की वैल्यू 2 है हमारी, और x की वैल्यू क्या आई है बेटा, x तो -1 है, प्लस का c, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 2 प्लस का 2 इक्वल टू सी, सी इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब c 4 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस सी कह रहा है, तो 4 + 2 6 आना चाहिए, 4 + 2 क्या आना चाहिए 6, यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप 6 अपने आप कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, बट कैलकुलेशन में करना क्या है कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट एट द पॉइंट -1, 2, ठीक है। तो -1, 2 अब भाई 0, 0 ये है और -1, 2 ये है, तो यहाँ पे स्लोप का फार्मूला क्या आएगा, y2 माइनस का y1 अपान x2 माइनस का x1, तो कुल मिला के -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो स्लोप -2 आएगा, अब m1 ये है और m2 आपका m है, तो -2 इंटू एम इज इक्वल टू -1 आएगा, अच्छा सॉरी -1 आ जाएगा। तो m क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा, m क्या आएगा 1/2 आएगा। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, m की वैल्यू 1/2 आ गई। अब m की वैल्यू 1/2 आएगी, कैलकुलेशन भी है, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करोगे तो फिर ऐसे ही गलत हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे धोखा हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो m इक्वल टू 1/2 आ गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। y की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, y की वैल्यू यहाँ पे ये -1, 2 पे मीट कर रहा है, मतलब -1, 2 इस लाइन पे है, तो 2 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या है 1/2 आ गई, m की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 इंटू x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके सर -1 है और प्लस का c, तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 1/2 आ गया। भाई देखो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, राइट, यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखोगे और m की वैल्यू हमारी क्या है 1/2 आ गई, तो c इक्वल टू क्या आएगा 2 + 1/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस का 2 2 जा 4, 4 प्लस का 1 5, 5/2 आ गया, 5/2, ये तो कुछ और आ रहा है 5/2। अब ये आपकी c की वैल्यू आ गई और c प्लस m करोगे तो 5/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत करना, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई बहुत बड़ा काम था या बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। तो मुश्किल क्वेश्चन या कभी कभी इजी क्वेश्चन भी जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है कि जिससे चीज़ें हमारी सही ना बैठे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये सारनो, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। एल बी द फोटा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 4 2 एंड एक्स एक्सिस। अब ये देखो जनरल पॉइंट है और एक्स एक्सिस, अगर इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लोकेट करोगे तो पहला बंदा एक्स पे जाएगा 3, वाई पे जाएगा नहीं ना जेड पे जाएगा, तो ये एक्चुअल में ये आने के बाद फिर पी और एल कितना होगा, तो पी और एल की अगर बात करो तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक पॉइंट हमारा ये ऑलरेडी दे रखा है, एक हमने यहाँ पे अप्रोच निकाले कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा 3, 0, 0 होगा, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर एंड 4 - 0 का होल स्क्वायर एंड 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, का रूट आ जाएगा। तो 3 - 3 आपका क्या आ जाएगा 0, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस का 4 20, और 20 को क्या लिखोगे 2 × 2 × 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 2√5 आ जाएगा, 2√5 यूनिट। ओके, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट, इफ द ओरिजिन है सेंट्रॉयड 0, 0, 0 सेंट्रॉयड है, और सेंट्रॉयड का फार्मूला क्या होता है a + x1 + x2 और प्लस x3/3, ठीक है, मतलब यहाँ पे x1 + x2 + x3/3,
मतलब 2a+8 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, फिर लिखो b वाला 4 प्लस का 3b प्लस 14c, मतलब 14 अपान में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3b इज इक्वल टू -18, a इज इक्वल टू कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू -6 आ गया। ओके, a इक्वल टू -6 आ गया। फिर दूसरी बात सी वाला पार्ट ना, तो 6 प्लस ये -10 है, 6 -10 और प्लस 2c/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू c है, और सॉरी a की वैल्यू हाँ -4 है, और यहाँ पे ये b की वैल्यू -6 आई हुई है। इट इज़ b इक्वल टू -6, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 2। तो -4 -6 -10 और प्लस का 2 -8 नहीं 2 4 8, a की वैल्यू माइनस का क्या है 4 है, और यहाँ पे 3b प्लस का 14 प्लस का 14, तो 3 6 जा तो -6, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सी वाले में क्या दिक्कत है, यहाँ पे सी वाले में 6 ये है, ये 6 था, और यहाँ पे -10 था, तो 6 -10 -4 हाँ -4 होगा, और ये आपका हाँ ठीक है 4 होगा, 2 2 4। ठीक है, तो करेक्ट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, -6 -दिस यहाँ पे निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है बेटा। a की वैल्यू अगर -4 रखोगे, b की वैल्यू -6 रखोगे, c की वैल्यू 2 रखोगे, तो यहाँ पे माइनस का कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। -8 आना चाहिए, तो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ऐसा ऑप्शन में 2 -4 प्लस का 8, ये प्लस का यहाँ पे बचेगा 4, ये a यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2a है और ये आपका 8 है, तो 2a और -4, ये आपका बचेगा 4 एंड 2 2 4, a की वैल्यू -2 आएगी, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -6, और ये आपका आ जाएगा +2, तो -6 आएगा, और -6 आपका कौन सा ऑप्शन है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा फिर वही बात है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, क्यों जल्दबाजी में गलत हो रहा है। तो सेंट्रॉयड का फार्मूला आपका क्या है, सेंट्रॉयड का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो यार, लिमिट का प्रॉब्लम है, लिमिट का क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली में 0 रखने पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फ़ोटो बनाएंगे, फ़ोटो कॉपी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ होगा कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है, तो साइन x/x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब 0 पे इनर फंक्शन 0 है, उसका फ़ोटो कॉपी नीचे है, तो यहाँ पे यह होना जाएगा, तो साइन m थीटा अपान में थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब एक्चुअली 0 पे ये 0 जा रहा है, 0 पे 0 जा रहा है, तो इसका फोटो नीचे होना चाहिए, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, तो विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, m² बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे साइन m थीटा अपान में m थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका 1 आ जाएगा। तो m² इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू m², राइट। तो m² द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू ई की पावर दिस दे रखा है, तो y इज इक्वल टू इसको e की पावर 1 लिखेंगे इंटू ई की पावर log x लिखेंगे। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी, अगर e की पावर log x है तो वो x के इक्वल आता है, प्रॉपर्टीज़ लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, ई एक्स आ जाएगा। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा, तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, e के इक्वल आएगा, मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ विच इंडिकेट वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर ऑफ द डिस्पर्सल आ जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपना इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू दिस है 10 है, और यहाँ पे सिग्मा x इक्वल टू 60 है, और सिग्मा x² 1000 है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब पहले सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान में एन माइनस का सिग्मा एक्स आई अपान एन का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका रूट ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मेरा को दे रखा है 1000 अपान में एन कितना है 10 और सिग्मा एक्स आई कितना है आपका 60 अपान में कितना है 10, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट लेना ही लेना है। ये 0 100 बचेगा, ये 6, तो 100 माइनस का 36 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 8। तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब फार्मूले में डेटा पुटअप करना था और कैलकुलेशन हमारी बहुत ही ईजी थी, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स इज दिस। किसी भी इवेंट को आप इवेंट में तो भाई कोई भी अगर आप जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस 2 टाइम तो 4 इवेंट आएंगे वहाँ पे। अब अगर उसको हम लोग 4 इवेंट आएंगे और 4 इवेंट की ईच प्रोबेबिलिटी को निकालें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो भी W1 की प्रोबेबिलिटी होगी प्लस W2 की प्रोबेबिलिटी होगी, W3 की प्रोबेबिलिटी होगी, W4 की प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका सम 1 आएगा। तो एन एक्सपेरिमेंट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इवेंट इज ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ डाइस रोल्ड ई विद द इवेंट डाइस ऑफ 4, ई में 4 शो कर रहा है और एफ विद द इवेंट डाइस ऑफ इवेंट नंबर, तो इवेंट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इवेंट नंबर की अगर हम बात करें तो इवेंट नंबर में क्या आएगा, इवेंट नंबर में आएगा 2 4 एंड 6। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ये 4 के इक्वल आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 4 आएगा, तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे, मतलब नॉट इक्वल टू 5 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है, ए एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 5 है। एग्जॉस्टिव इवेंट अगर हम इसका यूनियन लेके चलते हैं तो यूनियन लेके जब चलेंगे तो हमारा आएगा 2 4 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 6 आएगा, तो इसका मतलब टोटल सैंपल्स के स्पेस के इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज आ डाइज रोल्ड 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ये आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं आ रहा है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिसजॉइंट सेट के लिए इन दोनों का काउंट पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 आना चाहिए, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि भाई इसके डेटा के अकॉर्डिंग कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कुछ मैच हो रहा है, मतलब ये कहता है कि यहाँ ई एन एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट लगा दो तब भी सही जाता है, यहाँ भी नॉट लगा दो, नॉट डिसजॉइंट सेट, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। ओके, क्लियर है कि नहीं है सर? नो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखा हुआ है एसएसएन क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज 17 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 5। मतलब पहले वेरिएंस हमारा 30 था और अगर ईच ऑब्जर्वेशन में हमने 5 को ऐड कर दिया, जैसे हमारे पास मान लो 5 डेटा दे रखे हैं, ठीक है, चलो 4 डेटा दे रखे हैं, पहले तो हमारा 30 था इसका और सब में हमने बाद में क्या किया 5 ऐड कर दिया। जब 5 ऐड करोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सब डेटा 5 इंक्रीज हो गया, तो न्यू वेरिएंस रिजल्ट इन 17। तो न्यू वेरिएंस 17 है, मतलब न्यू वेरिएंस पे कोई चेंज नहीं आया। फिर लिखा है ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई अ कांस्टेंट के, द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन इज मेन अनचेंज। तो बात सही है, क्योंकि आप कुछ भी ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होगा कि वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर, यस और नो? इफ रोलिंग अ डाइस 1 3 5 एंड बी इक्वल टू दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन अ सैम्पल स्पेस 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे डू नॉट अकर सेम टाइम। बात सही है, क्योंकि दोनों का भाई अगर इवेंट आएगा तो भाई सिंपल सी बात है कि उसका कुछ कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है कि नहीं सर? नो, तो आपका इसमें भी ये आ जाएगा, सेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छे से अपना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।